नीट पीजी 2021 में पूछे गए मेडिसिन के प्रीवियस क्वेश्चन टोटल 21 एमसीक्यू थे। तो पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे एंड यू आर वाचिंग पैथलिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था was related to atrial fibrillation। देखो एट्रियल फिब्रिलेशन में से 2023 में भी एक क्वेश्चन था जो थायराइड वाला था, जो जिसमें पेशेंट की थायराइडेक्टोमी की थी, फिर उसको इरेगुलर पल्स आ रहे थे और जो उसमें जीवीपी में ए वेव था जो एब्सेंट था, तो एट्रियल फिब्रिलेशन था। फिर उसमें कौन सी ड्रग दोगे वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें पेशेंट जो था वो अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए उसमें जो ड्रग थी वो बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, तो हमने दी थी वहाँ पर डिल्टियाज़ेम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा जो 2022 में पूछा गया था वो क्वेश्चन वो था कि सब ऐसे फाइंडिंग दिए गए थे कि पेशेंट हैविंग ऐसे उसको ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन हो रही है, देन इरेगुलर पल्स हो रहे हैं, देन पल्स डेफिसिट इज 20, ये सब दिया गया था। एंड जेवीपी में ए वेव जो है इट इज एब्सेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसमें है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर जेवीपी में ए वेव एब्सेंट है तो अफसोस की बात हमने तब बोली थी, तो अफसोस मतलब एएफ मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन था। तो इस साल भी 2021 में भी पूछा गया है एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट अगर प्रेजेंट होगा तो कैसे होगा, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन होगी उसको, देन इरेगुलर पल्स होगी उसको। अभी एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है, अगर वो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, तो हमने क्या किया था कि उसको सिर्फ हमें उसके जो वेंट्रिकुलर रेट जो बढ़ गए हैं उसके, वो ही सिर्फ हमको रेगुलर करने हैं, इसलिए हमको बीटा ब्लॉकर देनी है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है। अगर अस्थमा का पेशेंट है तो बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, तो उसमें देनी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पर अगर वो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हमें क्या करना है, हमें करना है कार्डियोवर्जन, वो करना था। अभी कार्डियोवर्जन का भी किया डिफॉल्ट है कि अगर ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन का जो पूरा जो एपिसोड है वो अगर 48 आवर्स से अगर ज़्यादा का है, तो हमें क्या करना है कि कार्डियोवर्जन जो है, जो हम हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर रहे हैं, वो जो है वो क्या करेगा कि वो थ्रोम्बोएम्बोलिटिक इवेंट्स पैदा करेगा, तो वो तो हमें चाहिए नहीं है। तो अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का एपिसोड हो और अगर हमें कार्डियोवर्जन देनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 वीक से एंटीकोएगुलेंट देनी पड़ेगी उसको। और अगर वो 48 आवर्स से कम का एपिसोड है एंड हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है एंड पेशेंट के अदर रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम कार्डियोवर्जन ऐसे दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो पूछा गया था कि एंटीकोएगुलेशन दे सकते हैं इन एट्रियल फिब्रिलेशन, इंडिकेटेड का कब इंडिकेटेड है एंटीकोएगुलेशन, एक तो माइट्रल स्टेनोसिस है, देन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, ये सारे में है, तो इसमें हम देंगे एंटीकोएगुलेशन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। इन नॉन वास्कुलर एट्रियल फिब्रिलेशन अगर रिस्क ऑफ स्ट्रोक हमें गिनना है तो उसका स्कोर है CHA2DS2 VASC स्कोर है उसका, कि एंटीकोएगुलेशन की नीड होगी कि नहीं, उसको हमें अगर गिनना है तो उसका ये स्कोर है। एंटीकोएगुलेंट्स ऑफ चॉइस कौन सी है, तो इट इज़ वारफेरिन डेफिनेटली। पर वारफेरिन में क्या है कि वारफेरिन में हमें करना पड़ेगा PTINR का मॉनिटरिंग। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में अलग अलग ऐसे सिम्टम्स दिए गए थे कि पेशेंट है वो उसको हेडेक हो रहा है, फिर वो उसके लिए हेडेक के मेडिकेशन ले रहा है, मेडिकेशन के बाद अभी उसको फिर से अभी हेडेक हो रहा है और हेडेक 15 दिन से ज़्यादा का है, प्री एग्जिस्टिंग उसको हेडेक का डिसऑर्डर है, देन रेगुलर ओवर यूज ग्रेटर देन 3 मंथ्स ऑफ वन ड्रग है। तो उसको जो आंसर था दूसरा क्वेश्चन का वो था मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, और उसमें मैनेजमेंट क्या है, उसको विड्रॉल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर था मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। दूसरा जो यही क्वेश्चन के अदर ऑप्शन थे, एक था टेंशन हेडेक। वो टेंशन हेडेक क्या है, इट इज़ अ क्रोनिक हेडेक, वहाँ क्या है टाइट बैंड लाइक डिस्कम्फर्ट होगा यहाँ पर, और बायलेटरल होगा टेंशन हेडेक होगा। तो देन क्लस्टर हेडेक, अगर क्लस्टर हेडेक का क्या है, क्लस्टर हेडेक क्या है वो इट इज़ अ डीप एक्सक्रूएटिंग नॉन फ्लक्चुएटिंग पेन, यूजुअली रिट्रो ऑर्बिटल ऑर्बिट के पीछे होगा, और क्लासिकल फीचर इसका पीरियोडिसिटी, मतलब वन ऑफ डेली अटैक ऑफ पेन रिकर्स ऑलमोस्ट एट द सेम आवर एवरी डे,
सेम आवर पे होगा, एवरी डे पे अगर हो रहा है, पीरियोडिसिटी उसकी मेंटेन कर रहा है, तो देन इट इज क्लस्टर हेडेक। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो था, इट इज रिलेटेड टू हिपेटोरिनल सिंड्रोम। उसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि पेशेंट है वो क्रोनिक अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक के साथ उसको एब्डोमिनल डिस्टेन हो रहा है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो हमें पहले सोचना है कि एसाइटिस हो सकता है। तो रिड्यूस यूरिन आउटपुट, रिड्यूस यूरिन आउटपुट मतलब कुछ रिलेटेड टू रीनल एब्नॉर्मलिटी है। देन पेडल एडिमा हो गया है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है इसका। तो जो आंसर था उसका वो था हिपेटोरिनल सिंड्रोम हमने डायग्नोसिस किया। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? तो उसकी ट्रीटमेंट है ऑक्ट्रियोट्राइड एंड एल्ब्यूमिन। इट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर हिपेटोरिनल सिंड्रोम। अभी यहाँ पर क्या है कि फंक्शनल रीनल फेलियर विदाउट रीनल पैथोलॉजी, रीनल पैथोलॉजी नहीं होती इसमें, पर फंक्शनल रीनल फेलियर हो जाता है। कैसे? देखो, अगर क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें क्या रहेगा, सीरोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि इंक्रीज द एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, इट विल एक्टिवेट रास। एनओ जो है वो वाजोडाइलेशन करता है, और रास सिस्टम जो है वो क्या करती है, वो करती है वासो कंस्ट्रिक्शन। अभी रिपीटेड ये एनओ का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि रिनल का परफ्यूजन है खुद का वो कम हो जाएगा, इसलिए होगा हिपेटोरिनल सिंड्रोम। अभी देखो, रिनल की कुछ पैथोलॉजी है नहीं, विदाउट रिनल पैथोलॉजी रिनल फेलियर हो रहा है, किसमें? हिपेटोरिनल सिंड्रोम है यहाँ पर इसमें। और इसके जो क्राइटेरिया है टू डायग्नोसिस, इट इज क्लब क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था कि पेशेंट जिसका यूरिया दिया गया इतना है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, बीपी है इतना, फिर एज उसकी 68 है, कन्फ्यूजन है नहीं। देखो 3-4 अगर उनको क्या करना है, उनको सिर्फ अपना आंसर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको क्या करना है कि 4 में से बंदा जो है, जो हम लोग हैं, वो कोई एक आंसर पिक कर पाए। तो कौन से कॉन्सेप्ट को लगाए, तो वही सेंटेंस या वही बात वो अपने क्वेश्चन में रखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी इतनी बातें बोली है कि यूरिया, आरआर, बीपी, एज, कन्फ्यूजन, ये सारी बातें हैं पेशेंट को। तो और पेशेंट को था ब्रीथलेसनेस की, प्रोडक्टिव कफ की कंप्लेंट। देखो, जब भी प्रोडक्टिव कफ आए तो हमको सोच लेना है कि न्यूमोनिया हो सकता है। तो जो हमारा पूछा गया था उसमें पूछा गया है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया क्या है? इसमें एक पेशेंट में हिस्ट्री दी गई थी, पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ है अलॉन्ग विथ अस्कल्टेटरी फाइंडिंग ऑफ ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, तो न्यूमोनिया है। अभी न्यूमोनिया में क्राइटेरिया कौन से है कि पेशेंट को हम आईसीयू में रखना है, हॉस्पिटल सेटिंग में रखना है कि ओपीडी में रखना है। तो उसके क्राइटेरिया का नाम है कर्ब 65। कर्ब 65 ये जो हमारा हिपेटोरिनल सिंड्रोम था उसके जो क्राइटेरिया है डेट इज क्लब क्राइटेरिया थे। और यहाँ पर कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है उसके स्कोरिंग के जो क्राइटेरिया है कि हॉस्पिटल में रखना कि नहीं पेशेंट को, उसके है कर्ब 65। कर्ब में सी मीन्स कन्फ्यूजन है, बी मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, जो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए तो स्कोर रहेगा उसका 1। फिर आर मीन्स रेस्पिरेटरी रेट है, ग्रेटर देन 30 मीन्स 1। बीपी अगर कम है 90 से ज़्यादा और 60 से, मतलब 90 से कम है 60 से कम डायस्टोलिक, तो उसका स्कोर 1 रहेगा। एंड एज इज ग्रेटर देन 65 तो स्कोर रहेगा 1। तो ये सब के पॉइंट है स्कोर 1-1। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यूरिया था 44, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है 44, तो BUN रहेगा 0.1। कन्फ्यूजन नहीं थी पेशेंट, तो 0 है उसका। देन रेस्पिरेटरी रेट थे उसका 20, तो फिर उसका स्कोर है 0। देन बीपी था हमारा पेशेंट का 110/70, तो उसका भी स्कोर रहेगा 0। फिर एज पेशेंट की थी 68, तो रहेगा उसका स्कोर 1। तो टोटल हमारा स्कोर आ रहा था वो 2 आ रहा था। अभी टोटल स्कोर के हिसाब से क्या रहता है कि अगर 0 स्कोर है तो ओपीडी बेस ही करना है, और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस इज मैक्रोलाइड उसमें देनी है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन देनी है। फिर अगर 1 to 2 आ रहा है तो इसमें एडमिशन इन हॉस्पिटल देना है, पर नॉन आईसीयू में देना है। तो ये जो था हमारे वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर था एडमिशन इन नॉन आईसीयू सेटिंग। देन अगर ग्रेटर देन 3 है तो इट इज आईसीयू। तो ये रहा 5वें क्वेश्चन पे आ गए। 5वां क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि 30-year-old मेल पेशेंट विथ फटिकेबिलिटी, देन हिस्ट्री ऑफ टोसिस, देन जो एक्सेसिव फटिकेबिलिटी है ना वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इम्प्रूव्स विथ रेस्ट एंड डिफिकल्टी इन स्पीच एंड स्वेलोइंग, ये सारी बातें थी।
अगर एक्सेसिव फटिगेबिलिटी इम्प्रूव्स विथ रेस्ट, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, टोसिस भी है, इसको डिफिकल्ट इन स्पीच है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस आएगा। अभी माइस्थेनिया ग्रेविस है वो क्या है, वीकनेस एंड फटिगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल है। ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन किसका होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का होता है। कहाँ पर, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये भी कई बार बोलते हैं, कई बार ऑप्शन में देते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देन फीमेल प्लस मिडिल एज मोस्ट कॉमन है। लिम्ब वीकनेस कहाँ पर होती है, प्रॉक्सिमल एंड एसिमेट्रिकल होती है। एक बार ऑप्शन में ये भी दिया गया था कि डिस्टल वीकनेस किस में, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस में इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि डिस्टल वीकनेस, तो डिस्टल वीकनेस नहीं दिखती, इसमें दिखती है प्रॉक्सिमल एंड एसिमेट्रिकल वीकनेस दिखती है। देन डिप्लोपिया टोसिस, स्पीच विथ नेजल टिम्बर होता है। देन डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, देन डीप टेंडर रिफ्लेक्स इंटेक रहते हैं इसमें। अभी माइस्थेनिया क्राइसिस क्या है, इट इज एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ द मसल वीकनेस रिजल्टिंग इन वेंटिलेटरी फेलियर एंड मोस्ट कॉमन ड्यू टू इन्फेक्शन, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर जो मेडिकेशन आती है उसकी वजह से माइस्थेनिया क्राइसिस होती है, वहाँ पर वेंटिलेटरी फेलियर हो जाता है। और माइस्थेनिया ग्रेव्स इट इज एसोसिएटेड विथ थाइमोमा के साथ होता है, हाशिमोटो ग्रेव्स के साथ होता है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ये सारी के साथ होता है। और टेस्ट कौन से करेंगे, टेस्ट अगर हमें कंफर्म करना है, एक तो आईस्पेक टेस्ट आती है, देन एंटीबॉडी मतलब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, देन एंटी मस्क, एंटी LRP4, ये सारी एंटीबॉडीज के टेस्ट कर सकते हैं। देन अलग एक और ऑप्शन था कि एड्रोफोनियम क्लोराइड टेंसिलॉन टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो जब एड्रोफोनियम देंगे तो सिम्टम इम्प्रूव हो जाएंगे। और इसकी ड्रग क्या है, पाइरिडोक्सिमाइन, ये है इसकी ड्रग माइस्थेनिया ग्रेविस की। तो ये हो गया हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। यही जो क्वेश्चन था उसके अलग ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन क्या थे एक बार देख लेते हैं। एक था लैम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। अभी लैम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिंड्रोम वो क्या है, वो भी ऑटो इम्यूनी है। फिर उसमें क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, देखो हमारे वहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस में पोस्ट साइनेप्टिक एसिटी मतलब ACH रिसेप्टर जो थे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लैम्बर्ट इटन है, इट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है उसमें ऑटो एंटीबॉडी अगेन PQ टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल होती है। देन प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। सिम्टम्स इंप्रूव आफ्टर एक्सरसाइज। वहाँ पर क्या रहता है माइस्थेनिक में कि ड्यूरिंग होल डे फटीग रहती थी, फिर शाम को रेस्ट करने के बाद इम्प्रूव हो जाते थे। लैम्बर्ट इटन में क्या है कि एक्सरसाइज करेगा आदमी तो उसकी जो सिम्टम इम्प्रूव हो जाएंगे। देन ड्राई माउथ एंड इम्पोर्टेंस होती है, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ लैम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड। देन अनदर ऑप्शन वाज ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसका ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वो क्या, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे है, तो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो इसमें चाइल्डहुड में दिखता है। इसका जो काफ मसल की हाइपरट्रॉफी है, उसको एक काफ मसल की वाइन ग्लास जो होता है उसकी वैसे काफ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कई बार इमेज में ये भी देते हैं प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है। तो हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस में भी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड एसिमेट्रिकल वीकनेस होती है। तो ये था हमारा वो क्वेश्चन। देन सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए। सिक्स्थ क्वेश्चन जो था इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। देखो अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर उसमें घबराना नहीं है। इट इज बेसिकली सिंपल, सिर्फ आपको सिंपल फंडा लगाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था कि वुमन है, देन हाइपर वेंटिलेटरी है, डेवलप कार्पोपेडल स्पाज्म। कार्पोपेडल स्पाज्म कब डेवलप होगा, इट इज ड्यू टू हाइपोकैल्शियम। जब पेशेंट को होगा ना तब कार्पोपेडल स्पाज्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि उसका जो आंसर था वो था रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में। अभी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन में क्या रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वॉश आउट रहेगा। वॉश आउट हाइपर वेंटिलेशन में CO2 बार बार जा रहा है। अगर बार बार बाहर जा रहे हैं तो अल्कोलोसिस रहेगा। और अल्कोलोसिस में क्या है, अल्कोलोसिस में कैल्शियम जो है, वो जो फ्री वाला कैल्शियम है वो एल्ब्यूमिन के साथ बंध जाता है। इंक्रीज पीएच, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था कि इंक्रीज पीएच फ्री कैल्शियम है वो बाइंड विथ एल्ब्यूमिन, एंड फ्री कैल्शियम अगर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएगा
तो क्या होगा देन हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोकैल्सीमिया के साइन क्या है, एक तो टिटेनी है, ट्रोसेस साइन एंड टेओस्टिक साइन। अभी टिटेनी में क्या होगा, पेरियोरल टिटेनी होगी, देन पेरियोरल पेरिस्टीशिया मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स ये सब होगी। देन ट्रोसेस साइन में क्या रहेगा कि कार्पोपेडल स्पाज्म व्हेन बीपी इज ग्रेटर देन 20 mg काफ, मतलब यहाँ पर कफ बांधेंगे, फिर बीपी इंक्रीज करेंगे 20 mg तक, तो कार्पोपेडल स्पाज्म रहेगा। देन टेओस्टिक साइन, जब contraction of ipsilateral circum oral facial muscle when facial bump is tap against the anterior to ear। यहाँ पर अगर anterior to ear हम ऐसे टैप करेंगे ना, तो इप्सिलेटरल सर्कमोरल फेशियल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट इज चेवोस्टेक साइन, इट इज सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। फिर आ गया हमारा था सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्ट टाइम पे है, उसमें एक साल में मतलब एक अल्टरनेट ईयर में ये वाला क्वेश्चन सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड होता ही है। अभी पीडिया में भी ये मोस्ट टाइम पे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। अभी यंग चाइल्ड में रिकरेंट यहाँ दिया गया था कि क्वेश्चन में दिया गया था कि यंग चाइल्ड है विथ रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है विथ स्टीयटोरिया विथ स्टूल फेट इज ग्रेटर देन 10 ग्राम पर डे, ये है। तो उसमें जो आंसर था वो था डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये स्टीयटोरिया स्टूल फैट इज ग्रेटर देन 10 mm हो रहा है यंग चाइल्ड में। अभी वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है अपने सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, CFTR जीन में डिफेक्ट होती है, ठीक हाइपर विस्कस एक्सोक्राइन सिक्रेशन रहता है इसमें। अभी सारे अलग अलग सिस्टम है, उसके अलग अलग मतलब इफेक्ट है। देखो अगर रेस्पिरेटरी में क्या रहेगा कि कॉपियस हाइपर विस्कस वो मतलब सिक्रेशन होगा, तो एडहरेंट पल्मोनरी सिक्रेशन होगा, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द स्मॉल एंड मीडियम साइज एयरवे। और वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर स्टेफोरियस, एच इन्फ्लुएंजा, मतलब पी एरुजिनोसा, ये सारे जो बैक्टीरिया से वो ग्रो होंगे। तो रेस्पिरेटरी में ये रहेगा। देन पेनक्रियास में थिक एंड एडहरेंट एक्सोक्राइन सिक्रेशन रहेगा, तो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करेगा, वो फाइब्रोटिक स्कारिंग करेगा, सिस्ट प्रोलिफरेशन करेगा पेनक्रियास में, ये सब करेगा। फिर हिपेटिक में क्या करेगा, हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन किसकी, तो इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट की। देन पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस, देन मल्टीलोब्यूलर सिरोसिस होगा। जीआईटी में देखो ये वाला जो आंसर ये क्वेश्चन था ना कि डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, देन इनफर्टिलिटी, ये सब करेगा हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। 8 क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वो रिलेटेड टू टाकायासु आर्टरियासिस। अभी आर्टरी है, उसकी वजह से क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लाउडिकेशन इन फोर आर्म, वीक फीमोरल पल्स एंड ट्रांसिएंट लॉस ऑफ विजन। तो उसका जो आंसर था वो था टाकायासु आर्टराइसिस। पेशेंट को क्लाउडिकेशन हो रही है फोर आर्म में, वीक फीमोरल पल्स एंड ट्रांसिएंट लॉस ऑफ विजन है, टाकायासु आर्टराइसिस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। अनदर ऑप्शन था यही वाले क्वेश्चन में, वो एक था पोली आर्थराइटिस नोडोसा। अभी पोलो आर्थराइटिस नोडोसा अगर उनको आंसर लाना है तो क्या क्या वो देंगे, तो मीडियम साइज ब्लड वेसल की नेक्रोटाइजिंग आर्थराइटिस है वो। स्किन में देखो ये वाले सिम्टम देंगे, अल्सर, डिजिटल गैंग्रीन, लिवर रेटिकुलरिस, सबक्यूटेनस नोड्यूल, ये सारे हैं। देन रीनल में हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, देन मेजेंटेरिक आर्टरी में एब्डोमिनल पेन, बोल परफोरेशन, देन मसल में आर्थ्रल्जिया, मायल्जिया। स्किन वाले फीचर दे सकते हैं कि डिजिटल में गैंग्रीन हो गया, लिवर रेटिकुलरिस हो गया, सबक्यूटेनस में नोड्यूल है, आर्थ्रल्जिया पेशेंट को, तो कौन सा होगा, तो होगा पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा होगा। देन अनदर ऑप्शन वाज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज बर्जर डिसीज। अभी बर्जर डिसीज में उसमें भी क्लाउडिकेशन होता है, उसमें डिस्टल एक्सिस में क्लाउडिकेशन होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना पॉजिटिव रहता है। देन माइग्रेटरी वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। प्रोक्सिमल पल्स, इसमें क्या रहेगा कि प्रोक्सिमल पल्स इज नॉर्मल एंड डिस्टल पल्स इज वीक एंड एब्सेंट। अगर उनको ये वाला आंसर लाना है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, तो ये वाले हिस्से देंगे, प्रोक्सिमल पल्स नॉर्मल आ रहा है और डिस्टल पल्स वीक या एब्सेंट आ रहा है। देन अनदर ऑप्शन वाज माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। अभी इसमें क्या रहेंगे कि उसमें देखेंगे कि पेशेंट प्रेजेंट इज विथ हिमोप्टेसिस एंड उसका एन का पॉजिटिव है, ये हिस्ट्री देंगे। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं पूरे 8 क्वेश्चन हमने अभी ख़त्म कर लिए। तो यहाँ पर लायन किंग का
रफ़ी की जो है वो अपने जो हीरो है उसको वो कर रहा है, तो व्हेन योर फोन हैज़ नो सिग्नल एंड यू गो फुल लायन किंग ऑन इट, तो ये वाला हम करते रहते हैं सिग्नल पकड़ने के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है प्लस प्रोमिनेंट ए वेव। देखो पिछले वाले वीडियो नीट 2022 का जो हमने डिस्कस कर किया है उसकी शुरुआत ही हमने जेवीपी के सारे डिस्कशन ने की से किए। अगर जेवीपी का आपको देखना है तो वो वाला वीडियो जरूर देख ले। अगर प्रोमिनेंट ए वेव आ रहा है विथ मिड डायस्टोलिक मर्मर देन इट इज ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस। Then another question was diabetic woman है patient presenting with vomiting, history of food, outside का food लिया है उसने। देखो डायबिटिक वुमन है तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा ये सब होगा, पर यहाँ पर क्या है, डायबिटिक वुमन है वो किससे प्रेजेंट होती है, वोमिटिंग के साथ विथ हिस्ट्री ऑफ फूड आउटसाइड लिया है उसने। फिर उसका बीपी कम हो गया। देखो फिर क्या देखना है, ये आल्कोलोसिस या एसिडोसिस वाले क्वेश्चन में घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले देख लेना है कि 7.4 से पीएच कम है कि ज़्यादा है। 7.4 से कम है तो एसिडोसिस होगा, ज़्यादा है तो वो होगा अल्कलोसिस होगा। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट की पीएच दी है 7.54 मीन्स अल्कलेमिया है। देन HCO3 है 30, अभी वो है वो मतलब स्लाइटली ग्रेटर है तो वो भी अल्कलोसिस में जाएगा। PCO2 20 है वो कम हो गया है तो अल्कलोसिस में जा रहा है पेशेंट। देन सोडियम पोटेशियम और Cl ये सब भी कम हो रहा है। देखो ये सब भी आपको पता ना हो ना फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर आप है ना बता सकते हैं। कैसे, इसके सारे एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। देखो एक है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अभी नाम में क्या आ रहा है, कीटोएसिडोसिस। अभी यहाँ पर भले ही उन्होंने दिए है कि डायबिटिक वुमन है, हिस्ट्री मतलब वॉमिटिंग हो रही है ये सब हो रही है, फिर भी पीएच देखनी है। पीएच क्या है, पीएच अल्कली है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं होगा। दूसरा एक ऑप्शन जो उन्होंने दिया था वो था रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अभी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी के भी नाम में आया एसिडोसिस तो वो भी नहीं होगा, दो निकल गए। देन एक ऑप्शन था सेप्टिक शॉक। अभी सेप्टिक शॉक में क्या रहेगा, सेप्टिक शॉक में पहले अगर उनको आंसर देना है तो उसके कुछ तो मतलब उसके कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक देंगे ना कि उसको मतलब फीवर आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये कुछ तो अराउंड उनको देंगे। और मतलब उसके साथ सेप्टिक शॉक में होता है एसिडोसिस। और यहाँ पर परसिस्टेंट वॉमिटिंग आ रहा है आंसर कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग की वजह से उनको ये सारे फाइंडिंग पेशेंट में मिल रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि बहुत जो मतलब हमें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है हमको नहीं आएगा, उसके वो ही क्वेश्चन के सारे अगर ऑप्शन हम रूल आउट करें ना स्मार्टली तो हम आंसर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि पेशेंट के फीवर आ रहा है, नॉक्चर्नल कफ आ रहा है, ब्रीथलेसनेस है उसमें, देन वीजिंग है 4 वीक्स से आ रहे हैं, देन एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट 5000 से ज़्यादा है, चेस्ट एक्सरे में मिलियरी पैटर्न है। मिलियरी पैटर्न से हमें मिलियरी टीबी याद आता है, पर टीबी के कुछ लक्षण दिए हैं इसमें। टीबी में इओसिनोफिल काउंट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, तो इसका जो आंसर था इट इज ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया क्या, इट इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या रहता है कि माइक्रोफाइलेरिया ट्रैप इन लंग में जो माइक्रोफाइलेरिया है वो ट्रैप हो जाता है। इसमें IgE बढ़ेगा क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है। देन एंटी फाइलेरियल एंटीबॉडी मिलेंगे और उसकी ट्रीटमेंट है डाइएथाइल कार्बेमेजाइन। ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया है इसका आंसर। अनदर ऑप्शन यही क्वेश्चन के क्या थे, एक था मिलियरी टीबी। अभी मिलियरी टीबी में क्या होगा, मिलियरी टीबी में देखो फीवर नाइट स्वेट आएगा। अगर उनको टीबी देना है, फीवर नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। एक्सरे में मिलियरी रेटिक्यूलो एंडोथेलियल पैटर्न दिखती है। और ब्लड में क्या रहेगा, टीबी होगा तो पहले तो एनीमिया और ल्यूकोपेनिया मतलब WBC कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे ना तो उसमें लिम्फो मतलब ज़्यादा रहेंगे, अगर टीबी है तो उसमें रहेगा। कभी कभार न्यूट्रोपी देखते हैं, पर टीबी का उनको आंसर लाना हो तो नाइट स्वेट ये सब कुछ ना कुछ तो देंगे। जैसे इओसिनोफिल काउंट 5000 से बढ़ गए ये तो नहीं देंगे। देन हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब ये भी हम सोच सकते हैं कि अगर इओसिनोफिल काउंट बढ़ गए तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकता है, पर उसमें क्या रहता है कि उसमें जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इट इज ड्यू टू एक्सट्रिंसिक एलर्जिक कोई कंडीशन की वजह से होता है। और एक्सरे में दिखती है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी एंड इल डिफाइंड माइक्रोनोड्यूलर ओपेसिटी, ये दिखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 3 से 4 बार पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है।
देखो एसिडोसिस ये सब कुछ भी आ जाए ना, एसिडोसिस या अल्कोलोसिस घबराना बिल्कुल नहीं है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, प्लस सडन कोलैप्स ऑफ कैजुअलिटी विथ लेबर्ड ब्रीदिंग है, और ईसीजी में टोल टी वेव आ रहा है। ईसीजी में टोल टी वेव मतलब हाइपरकैलेमिया है, पेशेंट विद प्रेजेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर अभी, और सडन कोलैप्स टू कैजुअलिटी विथ लेबर ब्रीदिंग। तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मतलब सीआरएफ में मोस्ट कॉमनली क्या होता है, तो मोस्ट कॉमनली होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो ऑप्शन में हमें सिलेक्ट करने थे कि कौन से वाली पीएच एंड कार्बोनेट लेवल एंड पीसीओ2 किसके लेवल कौन सा रहेगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच एक देख तो कम रहेगी, तो ये वाली थी। फिर लो कार्बोनेट लेवल तो 20 से कम वाला लेवल था, और लो पीसीओ2 लेवल तो लेस देन 35, तो ये वाला आंसर था ये वाले क्वेश्चन में। फिर अनदर क्वेश्चन में आ गया कि नमनेस इन फिंगर टिप्स में नमनेस है, देन फेस टाइट हो गया है, देन एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में न्यूक्लियोलर पैटर्न दिख रही है। अभी मोस्ट कॉमन अगर फेस टाइट हो गया है, नमनेस रेनॉल्ड्स फेनोमेना हो गया है, तो स्किन थिकनिंग के है, स्किन थिकनिंग के मोस्ट कॉमन कॉजेस मतलब अगर ये ऑटो इम्यून है तो वो होगा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा। तो उसमें क्या दिखता है, रेनॉल्ड्स फेनोमेना, स्किन थिकनिंग, डिजिटल इस्टेमिया होता है, देन स्क्लेरोडक्टाइली, कैल्सिनोसिस कैलेंजेक्टेसिया, एएनए विल बी पॉजिटिव। उसके दो टाइप है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के, डिफ्यूज एंड लिमिटेड। डिफ्यूज में क्या रहेगा, एंटी टोपो आइसोमरेज 1 है वो पॉजिटिव रहेगा, एंड लिमिटेड जो वाला टाइप है, लिमिटेड वाला टाइप इट इज एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट रहेगा, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में न्यूक्लियोलर एंड सेंट्रोमियरिक पैटर्न पॉजिटिव रहेगी। तो ये था हमारा आंसर ये वाले क्वेश्चन का। अभी यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन एक थे जोग्रन सिंड्रोम। अभी जोग्रन सिंड्रोम हमको पता है इसमें एंटी रोला याद है, एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंड ड्राई आई एंड ड्राई माउथ ये वाली उसकी हिस्ट्री देती है। फिर उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्पेकल पैटर्न एंड सेंट्रोमेरिक पैटर्न वो भी आता है उसमें। देन एसएलई था। अभी एसएलई में क्या है, अगर एसएलई उनको देना है तो देखो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, आर्थरालजिया पेशेंट को हो रहा है, ए ने उसमें भी पॉजिटिव रहेगा, और उसमें जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न है इसकी होमोजेनस या डिफ्यूज है। हमारे जो क्वेश्चन में था, हमारे क्वेश्चन में थी न्यूक्लियोलर पैटर्न थी इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। तो और मेन स्किन टाइटनेस वाला है, मतलब स्किन थिकनिंग हो गई थी पेशेंट को, तो इसलिए हमने स्क्लेरोडर्मा किया था। बाकी एसएलई में आर्थरालजिया और न्यूमोनिक स्टिफनेस ये भी मतलब कंफ्यूज हो सकते हो एसएलई के साथ, पर एसएलई में इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, होमोजेनस या डिफ्यूज पैटर्न रहती है, और अनदर एंटीबॉडी एंटी डीएस डीएनए एंटी स्मिथ एंटीजन ये सारे पॉजिटिव रहते हैं। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या, पेन, जॉइंट स्वेलिंग, स्टिफनेस इन स्मॉल जॉइंट में अगर स्टिफनेस है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड टीसीसीपी पॉजिटिव रहेगा। देन होमोजेनस स्टेनिंग है उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बढ़ने से पहले ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में देख लेते हैं कि मी टू माई एंटीबॉडीज, इसने तो पार्टी बदल दिया ले साला। ऑटोइम्यून डिसीज में यही पाटली बल पोपटलाल के जैसे लोग होते हैं, जैसे सेल हो जाता है कि अपने ही लोग अपने ही सेल के सामने वो मतलब विरोधी दल में लड़ने को तैयार रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 45 वुमन है, हाइपरटेंशन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन, डायफोरेसिस हो रहा है, बायोलेटरल पल्सेस अनइक्वल है, एंड ईसीजी में नॉन स्पेसिफिक एसटीटी चेंजेस है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, चेस्ट पेन है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है, और बायलेटरल पल्स, देखो बायलेटरल पल्स है ना, अनइक्विवोकल मतलब अनइक्वल है, दोनों साथ साथ में रहते नहीं है, ये वाली एक है, ईसीजी वाले नॉन स्पेसिफिक एसटी चेंजेस है। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप रहेगा ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। अभी ये कैसे आंसर है हम देखते हैं। देखो हाइपरटेंशन है, कॉन्शियसनेस मतलब लॉस हो गई है, चेस्ट पेन है, तो कोजेज है मतलब जो सिम्टम है इट इज ड्यू टू एओर्टिक डिसेक्शन की वजह से, जिसमें हो रहा है टीयरिंग, इंटरस्केपुलर पेन होता है, उसमें अनइक्वल पल्स अगर बायलेटरली है तो इट इज ड्यू टू एओर्टिक डिसेक्शन की वजह से। और ईसीजी में नो एमआई के फाइंडिंग रहेगी तो हम रहेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पर यहाँ पर एमआई के फाइंडिंग नहीं है, तो देन इट इज ड्यू टू एओर्टिक डिसेक्शन की वजह से है।
देन अगर हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है पेशेंट, तो इट इज ड्यू टू मतलब तो हमें क्या करना है, तो हमें करनी है CECT, और CECT में क्या दिखेगा, डबल ल्यूमेन एओर्टा दिखेगी। और पेशेंट अगर अनस्टेबल है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ट्रांस इसोफेजियल इको। तो हमारा जो केस था जहाँ पर पेशेंट जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन, डायफोरेसिस, ये सब में चला गया, तो पेशेंट अनस्टेबल था, इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी और ट्रांस इसोफेजियल इको थी। वरना अगर पेशेंट जो स्टेबल होता है तो हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CECT। और CECT में क्या दिखता है, डबल ल्यूमेन एओर्टा। ये भी पिछले साल पूछा गया है, डबल ल्यूमेन एओर्टा का मतलब पूरा पिक्चर CT का दिया गया है जिसमें एओर्टा में ऐसे डबल ल्यूमेन दिख रहा है, तो इट इज ड्यू टू एओर्टिक डिसेक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है 10 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट विद, देखो ये जो हमने अब भी डिस्कस किया, था कि 10 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, एड्स के साथ है, फीवर एंड प्रोडक्टिव कफ है, प्रोडक्टिव कफ पे ध्यान देना है। देन CXR में लोअर लोब कंसोलिडेशन, इसमें भी ध्यान देना है। देन ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड एंड क्रेपिटेशन राइट इंट्रास्केपुलर रीजन में ये सब दिख रहा है। देन CD4 काउंट इज लेस देन 55। अभी एज वाला पेशेंट CD4 काउंट कम हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि ये साला हो सकता है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, पर न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में होता है ड्राई कफ, ये हमें बात ध्यान में लेनी है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिव कफ है लोअर लोब कंसोलिडेशन की वजह से वो था लोबर न्यूमोनिया एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस। देन न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी भी होंगे, ड्राई कफ, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट एंड CD4 इज लेस देन 20 होगा, तब इट इज ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है ड्यूरिंग एड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की आ रहा है पेशेंट विद सीजर, ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन ज़्यादा है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम है। यूरिन में ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी कब होगी और प्लाज्मा में कम है, इट इज़ ड्यू टू सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन SIADH, और उसमें क्या रहेगा, हाइपोनेट्रीमिया, जो पूछा गया था कि ये वाले पेशेंट विद सीजर एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन इज लेस देन इज 1000 एंड सीरम की 270 है, तो इट इज हाई यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, लो प्लाज्मा की, तो उसमें रहेगा हाइपोनेट्रीमिया। मेल पेशेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, मेल पेशेंट विथ फीबल फीमोरल पल्स, अपर लिम में है 180/90 mmHg, सेंट्रल मतलब चेस्ट एक्सरे में क्या दिख रहा है, एनलार्ज इंटरकोस्टल आर्टरी, तो इट इज ड्यू टू कोएक्शन ऑफ द एओर्टा। कोएक्शन ऑफ एओर्टा में क्या रहता है, उसमें रहता है नैरोइंग ऑफ thoracic एओर्टा नियर द इंसर्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस, इंक्रीज रेडियोफ्यूमुलर डिले इंक्रीज हो जाता है। देन अपर लिम में हाई रहेगा, लोअर लिम में कम रहेगा, अपर लिम में हाई रहेगा, लोअर लिम में कम रहेगा, ग्रेटर देन 20 mmHg का डिफरेंस आएगा, तो वो क्यों होगा, वो होगा ड्यू टू कोएक्शन ऑफ द एओर्टा। CXR में फिगर ऑफ 3 या नोचिंग रिब्स ये दिखेगी हमको, ये वाला आगे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें भी ये आ रहा था कि ये थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, उसमें क्या रहेगा, आपके प्रॉक्सिमल पल्स इज नॉर्मल एंड डिस्टल पल्स इज वीक या एब्सेंट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा 17th क्वेश्चन है जिसमें था रेडियो फ्यूमुलर डिले और हाइपर अपर लिम में और हाइपो है लोअर लिम में, ये है। देन 18 क्वेश्चन के नॉन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, ड्रग है लिसिनोप्रिल, पेरापामिल और मेट्रोप्रोलोल, ये ड्रग उसकी चली रही है। देन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की बाईपास है। देन स्टेंट प्लेस, अभी स्टेंट प्लेस किया है तो अभी क्या करेंगे, अभी स्टेंट प्लेस किया है तो हमें एंटीकोगुलेंट को कुछ यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा करेंगे, तो करेंगे हम क्लोपिडोग्रेल कौन सा करेगा, P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर शुड बी एडेड टू प्रिवेंट स्टेट थ्रोम्बोसिस। ये सारी ड्रग तो ऑलरेडी पेशेंट को चली रही थी, तो अभी जो ऐड करने वाली ड्रग है इट इज P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकेज शुड बी एडेड टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन सी, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो अभी उसमें क्या देते हैं कि सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं टू मैनेज द हाइपरटेंशन, बीटा ब्लॉकर नहीं देते। उसमें जो ऑप्शन था इट इज बीटा ब्लॉकर टू मैनेज द हाइपरटेंशन, पर नहीं, उसमें क्या देते हैं, उसमें देते हैं अल्फा ब्लॉकर फिनोक्सीबेंजामाइन इनिशियली टू मैनेज द हाइपरटेंशन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, बाय VMA एंड कैटेकोलेमाइन इन यूरिन। Then surgical excision is the definitive management and investigation of choice is MRI.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जायंट सेल आर्टरीज, हेडेक, छो क्लाउडिकेशन है, पोलीमाल्जिया, रूमेटिका एंड मोनोन्यूराइटिस कॉम्प्लेक्स, ये सब दिख रहा है। तो इट इज ड्यू टू जायंट सेल आर्टराइटिस, टेम्पोरल आर्टराइटिस एसोसिएटेड विथ पोलीमाल्जिया रूमेटिका। और उसमें कौन सी ड्रग देंगे? उसमें देंगे स्टीरॉइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि 50 ईयर का मेल है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट चेस्ट पेन, फिर उसको सबसाइड बाय नाइट्रेट, ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड फ्लैट टी वेव है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, डीएम, हाइपरकोलेस्टेमिया, और ये सारी ड्रग चल रही है, एस्पिरिन, एटेनोल, मेटफॉर्मिन, लोवास्टेटिन। अभी ये सारा क्वेश्चन देख के हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या दिया गया है और आगे क्या करना है। तो क्या पेशेंट को क्या करना है? तो पेशेंट है ना, पेशेंट है वो है, देखो पेशेंट को 50 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट चेस्ट पेन सप्रेडिंग विथ नाइट्रेट, ये सब जो है इट इज ड्यू टू नॉन एसटी एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और उसमें देंगे इंजेक्शन इनोक्सापेन। ये सब अगर ड्रग चल रही है तो नेक्स्ट मतलब होती है मोस्ट प्रोबेबली, देखो आगे वाले क्वेश्चन में भी हो गए कि नेक्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो एंटी कोएगुलेंट जो थी वो ऐड करनी, तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो ड्रग ऐड करनी है इट इज एनोक्सापेरिन, वो हमें ऐड करनी है। जो सिंड्रोम है इट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नॉन एसटी एलिवेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह अच्छा खत्म हो गया हमारा। तो ये वाले जो सर है हमारे डॉक्टर बेन कार्सन, when we have done our best we also have to learn that we still need to rely on God. Our best no matter how good is incomplete if we leave God out of the picture. तो ये जो हमारे डॉक्टर बेन कार्सन है उन पे एक बहुत अच्छी वाली मूवी बनी थी, उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट में बता रहे हैं, डॉक्टर बेन कार्सन। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।